राम राम, नमस्कार प्रिय मित्रों, सरिता दीदी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। आज ये हमारी राजस्थान एकीकरण की तीसरी क्लास है। जिन भी विद्यार्थियों ने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले की 2 क्लासेस जो हमने दी है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप अगर ये क्लासेस देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, कल हमने पढ़ लिया था कि एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था। 7 चरणों में एकीकरण पूर्ण हुआ था और इसको एकीकरण पूर्ण होने में समय लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था, जब जाकर आपका राजस्थान एकीकरण पूर्ण हुआ था। और हमने पढ़ा था कि ये किसके प्रयासों से हुआ था। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्षता का काम सौंपा गया था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को और उसके सचिव बनाया गया था आपके वीपी मेनन को। उन्हीं के प्रयासों से राजस्थान का एकीकरण संभव हुआ था। आज हम आगे पढ़ेंगे, देखते हैं मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल था। और यहाँ से प्रश्न बने हैं, पिछले प्रश्नों के आधार पर ही मैंने ये बनाया है मैटर। देखिएगा, मत्स्य संघ आपके बन गया था, जो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से रियासतों का एकीकरण हुआ था। सबसे पहले मत्स्य संघ में मिलाया गया था आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, जिसको क्या नाम दिया गया था, मत्स्य संघ। तो उसी मत्स्य संघ की बात हो रही है कि उसी मत्स्य संघ का जो एक मंत्रिमंडल गठित किया गया था, उस मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल थे। तो आप देखिए, उसमें शामिल थे आपके मास्टर भोलानाथ, चिरंजीलाल शर्मा और डॉक्टर मंगल सिंह। कौन कौन शामिल थे? मास्टर भोलानाथ, चिरंजीलाल शर्मा और डॉक्टर मंगल सिंह। आप भी मेरे साथ साथ दोहराते रहे ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए और आप इनके नोट्स बनाइए, पेन और कॉपी लेकर बैठिए, तो ही तो ये क्लासेस पढ़ने का फ़ायदा है, अन्यथा तो फिर मैटर बहुत सारा हमारे पास। देखिए, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसको सौंप दिया था? बम्बई सरकार को सौंपा था। ये प्रश्न हाल ही में अभी 2nd ग्रेड या रीट 2022 में आया हुआ है, लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है। तो हो सकता है कि दोबारा आने वाले एग्जाम्स में हमसे ये प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसको सौंपा गया था? बम्बई सरकार को। क्योंकि पहले गुजरात और बम्बई दोनों एक ही हिस्सा थे, पहले अलग अलग नहीं थे, इनको बाद में अलग किया गया था। तो 1949 में सिरोही का प्रशासन किसको सौंपा गया? आप याद रखेंगे, बम्बई को सौंपा गया था। आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी स्थापना आपके हुई थी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप देख लेना। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना आपके कब हुई थी? 1953 ईस्वी में हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना आपके कब हुई थी? 1953 ईस्वी में हुई थी। और इसी आयोग के सिफारिशों के आधार पर, इसी आयोग के प्रयासों से आपके राजस्थान एकीकरण संभव हो पाया था। देखिएगा, इसके अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी आपके 1953 में, इसके अध्यक्ष थे आपके फजल अली। ये वही फजल अली हैं जिनकी सिफारिश पर आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था। और इनके सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिकर। कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, और इनके सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिकर। ये आप याद रखेंगे। आगे देखिए, एक और समिति आती है शंकर राय देव समिति, जिसकी अध्यक्षता की थी शंकर राय देव ने, और इसके सदस्य थे आपके R.K. सिद्धावा और प्रभुदयाल। याद रखेंगे, शंकर राय देव समिति के अध्यक्ष शंकर राय देव थे और इसके सदस्य थे R.K. सिद्धावा और प्रभुदयाल। ये शंकर राय देव समिति किस लिए बनी थी? आपके जो मत्स्य संघ बना था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन चारों रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया गया था, जिसका नाम था मत्स्य संघ। और इसी मत्स्य संघ का गठन करने के लिए, इन सारी रियासतों की समझाइश करने के लिए, क्योंकि धौलपुर रियासत और भरतपुर रियासत जो आपके उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे, तो उनको किसी प्रकार से भी समझाकर जो कार्य किया उनको राजस्थान में मिलाने का, वो शंकर राय देव समिति की सिफारिशों पर हुआ था। आगे देखेंगे, पूर्ण रूप से राजस्थान अस्तित्व में आया। कब आया था? पूर्ण रूप से राजस्थान अस्तित्व में कब आया था? आपके 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को आपके राजस्थान अस्तित्व में आया था। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? आपके 30 मार्च को। अब आप सोचेंगे
कि राजस्थान एकीकरण तो आपके पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। फिर हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस क्यों मनाते हैं? तो इसका ये कारण है कि 30 मार्च 1949 को करीब करीब सभी बड़ी रियासतों का एकीकरण हो चुका था, इसीलिए उसको राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? शाहपुरा में। याद रखेंगे, हमने देखा कि सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? शाहपुरा में। अब देखिए, हमारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ेंगे कि कौन से चरण में कौन से रियासत का एकीकरण हुआ था। तो सबसे पहले 18 मार्च 48, क्षमा कीजिए 48 है, 18 मार्च 1948 को सबसे पहले कौन सा चरण बनाया गया? आपके मत्स्य संघ। स्थापना आपकी इसकी हुई थी 18 मार्च 1948 को। कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं कहीं पे इसमें 17 मार्च भी दिया हुआ है। कहीं कहीं जो आपके राजस्थान बोर्ड की पुस्तक चलती है उसमें कहीं कहीं पर 17 मार्च भी दिया हुआ है, लेकिन आप 18 मार्च को ही मानिएगा। 2 ऑप्शन आपके कहीं नहीं आएंगे, या तो 18 आएगा या 17 आएगा। वैसे ज़्यादातर ऑथेंटिक बुक्स में 18 मार्च ही दिया हुआ है। आप दोनों को थोड़ा दिमाग में रखेंगे। 18 मार्च 1948 को सबसे पहले आपके कौन सा संघ बना? मत्स्य संघ। और इस मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें आपके शामिल थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। याद रहेगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये चारों रियासतें आपके मत्स्य संघ में शामिल थी। अगर आप इसको चाहो शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हो, ABCD, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। मैंने तो ऐसे ही याद रख रखा है, नींद में भी याद रहता है। A और अलवर, B से भरतपुर, C से धौलपुर, D से धौलपुर बन जाएगा, C से आपका करौली बन जाए। इस प्रकार से याद रखिएगा। फिर आते हैं आपके राज प्रमुख किसको बनाया गया है? यहाँ पे यहाँ का मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था आपको उदयभान सिंह जी को, जो कहाँ के शासक थे? धौलपुर के। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसको बनाया गया है? धौलपुर के उदयभान सिंह जी को। क्या बनाया गया है? मत्स्य संघ का राज प्रमुख। याद रखेंगे। फिर उपराज प्रमुख, क्यों बनाया गया? वैसे औचित्य कुछ खास नहीं था, लेकिन आप जानते हो सबको प्रसन्न रखना पड़ता है, तो इसी वजह से उपराज प्रमुख का भी पद सृजित किया गया था। और मत्स्य संघ के उपराज प्रमुख आपके बनाए गए थे गणेश पाल, जो कि कहाँ के शासक थे? आपके करौली के शासक थे। अब आते प्रधानमंत्री। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? NV गाडगिल। मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे? NV गाडगिल। इनका पूरा नाम था नरहरि विष्णु। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप देख लेना, नरहरि विष्णु। इनका पूरा नाम था नरहरि विष्णु गाडगिल, जिनको कि शॉर्ट में NV गाडगिल कह दिया जाता है। पूरा नाम क्या था? नरहरि विष्णु गाडगिल। अब देखिए, मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख। ये भी पूछा हुआ है कि मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। उद्घाटनकर्ता के बारे में पूछा गया है। और मत्स्य संघ का नाम किसने दिया था? KM मुंशी ने, जो हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था। फिर से बता देती हूँ, मत्स्य संघ का नाम किसने दिया था? KM मुंशी ने। उनका पूरा नाम था कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। याद रहेगा, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। याद तो रखना ही पड़ेगा, अगर हमें एग्ज़ाम में सफल होना है तो हमें सब कुछ याद रखना ही पड़ेगा। एक चीज़ मैं बता देती हूँ आपको, हाँ, यहाँ की जो मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई थी आपकी, वो किसको बनाई गई थी? अलवर को। ध्यान रखें, यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको, मत्स्य संघ की राजधानी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, राजधानी किसको बनाया गया था? अलवर को। मत्स्य संघ की राजधानी आपके किसको बनाया गया था? अलवर को। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है मित्रों, इसलिए मुझे चौक से लिखना पड़ता है। मैंने वाइट बोर्ड लाई हूँ, लेकिन अभी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जो करना होता है मुझे ही करना होता है, सपोर्ट किसी का है नहीं, बट फिर भी मुझसे जितना बन पड़ रहा है मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिया मत्स्य संघ। आज हमने एकीकरण का पहला चरण पढ़ लिया था। 7 चरण थे। कोशिश करेंगे कि कल हम एकीकरण वाली क्लास को समाप्त कर दें और फिर हम अगला टॉपिक ले लेंगे। हम यहाँ पे वही टॉपिक उठा रहे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि हाईलाइट टॉपिक, यानी कि जहाँ से
प्रश्न 100% बनने की संभावना होती है। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जहाँ पे मैटर बहुत अधिक होता है, लेकिन वहाँ से प्रश्न नहीं के बराबर बनते हैं या बहुत कम बनते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पे हर एग्ज़ाम में हर जगह पे 100% श्योरिटी के साथ क्वेश्चन बनता है। एक इसमें आपको इम्पोर्टेंट बात मैं बता देती हूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, मैंने एज ए स्टूडेंट देखा है, वो मैं आपको बताती हूँ कि हम सब ये राज प्रमुख वगैरह सब कुछ पढ़ के जाते हैं, इस उपराज प्रमुख पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। और आजकल एग्जामिनर लोग बहुत, आपको पता है, होशियार हो गए हैं, उन्होंने बच्चों की सारी स्ट्रेटजी दिमाग में रखते हैं। तो आजकल कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पे बच्चों का ध्यान नहीं जाता है, तो इसको आप स्पेशल याद रख लीजिएगा। मेरे कहने से शायद आपको किसी एग्जाम में देखने को मिल जाए कि मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे। तो कौन थे मत्स्य संघ के राज प्रमुख? गणेश पाल, जो कि कहाँ के शासक थे? करौली के। तो ये रही आज की हमारी क्लास थी राजस्थान एकीकरण की। इसकी आपको एक क्लास और दूंगी कल में, और कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा होगा, और मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी कंटेंट लेके आ रही हूँ मैं अपने अनुभव से, क्योंकि मुझे खुद को 10 साल हो गए, कितना पूरा 10 साल का समय हो गया मुझको तैयारी करते हुए। तो ज़्यादा बढ़ाई नहीं करूँगी, बट फिर भी मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। ये मेरी बदकिस्मती है कि चयन नहीं हो पा रहा, लेकिन मैंने आशा नहीं छोड़ी है, उम्मीद नहीं छोड़ी है। मेरा टारगेट है एक ना एक दिन मैं अपना लक्ष्य हासिल करके रहूँगी, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी मित्र भी अपना अपना लक्ष्य हासिल करें। एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हम मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, तो उसका हमें फ़ायदा एक ना एक दिन, हमारी मेहनत का फ़ायदा हमको ज़रूर मिलेगा। तो विद्यार्थियों, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब निरंतर अपने अध्ययन को निरंतर जारी रखें। वैकेंसीज आए नहीं आए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना है। हमें अपने पढ़ाई की निरंतरता को बनाए रखना है, उसको बीच में नहीं छोड़ना है। हमें अपना अध्ययन बिल्कुल सुचारू रूप से जारी रखना है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। किसी ने कहा है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन वो उन्हीं को मिलती है जो लगातार मेहनत करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, ना उम्मीद नहीं होते, निराश नहीं होते हैं। मुझे भी बहुत सारी उम्मीदें थी, रीट में भी थी, सेकंड ग्रेड में भी थी, मेहनत भी बहुत की, लेकिन नहीं हुआ सिलेक्शन। कोई बात नहीं है, फिर से आगे बढ़ेंगे। फिर जब तक अपना टारगेट हमें हासिल नहीं हो जाता, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है। तो मित्रों, मैं ये कहूँगी, आप भी हौसला बनाए रखें और अपना अध्ययन निरंतर सुचारू रूप से जारी रखें। और प्लीज़, अगर आपको मेरी क्लासेस, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप लोग लाइक नहीं करते, एक अंगूठा ही तो दबाना होता है मित्रों, तो थोड़ा ध्यान रखें। आप देखें, अगर क्लासेस में आपको कोई कमी रहती है, कुछ आपको सुझाव देने हो, तो प्लीज़ आप कमेंट भी कीजिएगा, मैं उनमें सुधार करूँगी, अपनी ओर से पूरा प्रयास करूँगी। तो आज हम यहीं पे अपना ये टॉपिक क्लियर करेंगे, कल अंतिम क्लासेस रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिएगा सरिता दीदी की क्लासेस। धन्यवाद मित्रों।